वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को समझने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता है, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब वेलोसिटी में दो तरीके से चेंज आ सकता है। वेलोसिटी में दो तरीके से चेंज आ सकता है। पहला चेंज क्या आता है वेलोसिटी में, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो ये चेंज हो जाए, या फिर दूसरा चेंज आता है वेलोसिटी में, वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। इन दोनों में से एक चीज़ कांस्टेंट रहे और दूसरी चीज़ चेंज हो जाए तब वेलोसिटी में चेंज आएगा। दोनों ही चेंज हो जाएं तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। सपोज़ कीजिए कि एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड से चल रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। वो पहले नॉर्थ पे चल रही थी, फिर ईस्ट पे हो गई, फिर वेस्ट पे हो गई। इस तरीके से उसकी डायरेक्शन जो है कांस्टेंट नहीं है, तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। सही है, ये बात तो हमने सीख ली कि वेलोसिटी में दो तरीके से चेंज आता है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड के अंदर, दूसरा उसकी डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन में अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ में भी चेंज आए तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब जो हमारे पास है यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसका मतलब है कि सर्कल के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। सही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, क्योंकि हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं और इसके अंदर सर्कल के अंदर ही बॉडी मूव करती है। तो इतना तो कुछ सही सर्कल हमारा नहीं बना, लेकिन तब भी तो ये आ गया हमारे पास सर्कल का सेंटर। सही है, अब सपोज़ कीजिए कि बॉडी जो है इनिशियली यहाँ पर थी। सही है, बॉडी यहाँ पर थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉडी का जो था, ये बॉडी का पोजीशन वेक्टर था। सही, ये बॉडी का पोजीशन वेक्टर, जिसे हम सर्कल का रेडियस r भी कहते हैं। इसी तरीके से जब ये बॉडी मूव करती गई ये सर्कल के सर्कमफेरेंस, ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं। सही है, तो ये बॉडी मूव करती गई और सपोज़ कीजिए कि बॉडी मूव करते यहाँ पर पहुँच गई। सही है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि सर्कल का रेडियस r कहलाता है। सही है, तो नोट करें आपके कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है तो उसके पास टेंजेंशनल वेलोसिटी होती है। टेंजेंशनल वेलोसिटी होती है। टेंजेंशनल वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंट टू द सर्कल, कोई भी लाइन सर्कल को क्रॉस करते हुए जाए वो होता है टेंजेंशनल। तो इसके पास भी वेलोसिटी है टेंजेंशनल। अगर ये मूव कर रही है सर्कल के अंदर मूव कर रही है और मूव करते करते अचानक से ये छूट जाए सर्कल से, जैसे एक रस्सी में हम लोग एक पत्थर बांधें और उसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएं और अचानक से वो रस्सी टूट जाए, तो तो वो पत्थर जो है वो सर्कल में गोल गोल नहीं घूमेगा, बल्कि वो आगे सीधा चला जाएगा। तो इसी तरीके से उसके पास वेलोसिटी है। तो इस बॉडी के पास भी वेलोसिटी है, जो कि टेंजेंट टू द सर्कल कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग बोल देते हैं v1 है, इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियल। सही है, अब जब बॉडी यहाँ पर थी तो उसकी टेंजेंशनल वेलोसिटी स्ट्रेट, यानी कि ऐसी थी, टेंजेंट टू द सर्कल। अब जब हमारी बॉडी यहाँ पर पहुँची तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल कुछ इस तरीके से आ गई। इसका हमने नाम दे दिया v2 का। सही है, v1 और v2 आ गया हमारे पास। और ये जो लीनियर डिस्टेंस इसने कवर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे ये है लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस को हम लोग किससे शो करते हैं? डेल्टा एस से। चेंज इन डिस्टेंस, चेंज हुआ ना डिस्टेंस, पहले यहाँ पर थी फिर यहाँ पर, तो चेंज इन डिस्टेंस हो गया। सही है, इस तरीके से हमारे पास ये एक सर्कल आ चुका है हमारे पास। सपोज़ कीजिए कि बॉडी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इस बॉडी का, ये चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सपोज़ कीजिए कि ये बॉडी जो है हमारे पास वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ़्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप नोट करें कि इसकी डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। जब ये बॉडी यहाँ पर थी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यूँ हो गई, जब ये बॉडी यहाँ पर थी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यूँ हो गई।
और जब बॉडी आगे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगी कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगी कुछ और हो जाएगी। यानी सर्कल में हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हमने ऊपर क्या सीखा, दोनों कांस्टेंट हो, दोनों चेंज हो या दोनों में से कोई एक चेंज हो तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रह रहा है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन बॉडी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इस बॉडी में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। और उसी एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये कहलाती है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि एक बहुत ही एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सर्कल के अंदर कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है तो उसके अंदर लाजमी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती ही होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। भले उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, सेम स्पीड के साथ वो मूव कर रही है, लेकिन तब भी उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। सही है। अब एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये आ गया, इस ट्राइंगल को हम लोग नाम दे देते हैं। सपोज़ करें कि इसको मैंने नाम दे दिया O, इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको मैंने नाम दे दिया Q, OPQ ट्राइंगल। इसकी साइड्स को हमने नाम दे दिया OPQ। सही है। अब इस तरीके से हमारे पास जो ये दो वेक्टर आए हैं V1 V2, इन्हें हम हेड टू टेल रूल की वजह से, हेड टू टेल रूल के ज़रिए से इन्हें आपस में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपस में हम इन्हें मर्ज करने वाले हैं हेड टू टेल रूल के मदद से। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 के अंदर। इस पेज को मैं काम करता हूँ, फाड़ लेता हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट पेज में आराम से कर पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं, V1 है, एक V2 है। इन दोनों को आपस में हेड टू टेल रूल के ज़रिए से मिला देंगे। क्या मतलब हुआ कि इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जो V1 जिस डायरेक्शन में बना हुआ है उसी डायरेक्शन में उसका वेक्टर हमने V1 बना दिया, कुछ इस तरीके से। हमने नाम दिया हुआ है V1। सही है, कुछ नहीं किया मैंने, बस देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में। सही है। और अब जिस तरीके से V2 बना हुआ है उसको उस डायरेक्शन में बना देंगे, लेकिन अब पहले वाले के हेड से मिलाएंगे और उस डायरेक्शन पे हमने इसको बना दिया। ये कहलाता है, इसको हमने नाम दिया हुआ है V2। हमने इसको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन किया। क्या मतलब, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, हेड टू टेल रूल। ये टेल कहलाती है, ये हेड कहलाती है वेक्टर। सही है। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर भी बनेगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर भी बनता है जो कि ये बनेगा। और रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा वही वाला वेक्टर होता है जिसका टेल से मिल रहा हो। देख सकते हैं इसका टेल से मिल रहा है और हेड से मिल रहा हो। इस तरीके से आप V1 को देखें, V1 का तो टेल से टेल मिल रहा है लेकिन हेड से टेल मिल रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। V2 को देखें, इसका हेड टेल से मिल रहा है, ये तो यहीं पे फेल हो गया। सही है। तो क्या बचा, जिसका टेल और हेड से मिल रहा है वो ये वाला वेक्टर बचा, जिसका टेल से और हेड से मिल रहा है। अब इस वाले रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग कुछ नाम भी देंगे। इसको हम देंगे चेंज इन वेलोसिटी का नाम। चेंज इन वेलोसिटी का नाम यानी कि डेल्टा V। सही है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या आया, डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी। सही है। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज़ थी यहाँ पे कि जो है, जब ये बॉडी यहाँ से सर्कल में ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुँची तो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया कुछ। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी व्हेन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जो डिस्टेंस वो कवर करती है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और उसे हम थीटा से डोनेट करते हैं। सही है। तो यहाँ पे इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसका एंगल यहाँ पे बनेगा क्योंकि V1 और V2 हमें गिवन थे और ये डेल्टा V हमने खुद बनाया, इसलिए इसका रिजल्ट और इसका जो एंगल है वो यहाँ पे बनेगा। अब देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए। इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं A, B एंड C। सही है। हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं एक OPQ और एक ABC। अब इस तरीके से हमारे पास जब दो ट्राइंगल आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी।
सही है भाई। अब ये सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, सही है। सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक कि किसी भी दो ट्राइंगल के साइड का रेशियो हमेशा दूसरे ट्राइंगल के रेशियो के बराबर आता है। क्या मतलब हुआ? किसी भी दो ट्राइंगल, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, सही है, और एक ये ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं। इसके साइड्स को मैं नाम दे दूँ ABC, इसको DEF, सही है। मैंने इसको नाम दे दिया। ये यहाँ पे ये एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे ये भी एंगल बना रहा है, सही है। तो देख सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, सही है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कैसे बराबर हैं? ये इसका साइज तो इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है। बराबर इस तरीके से क्योंकि इनका एंगल सेम है। सपोज़ कीजिए कि इसका एंगल है 45 डिग्री, अगर इसका भी एंगल 45 डिग्री है तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। साइज़ पे नहीं जाइएगा, बस ये बराबर है। कैसे बराबर? सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, किसी इस ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो उस दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो के बराबर आएगा। मतलब क्या? सपोज़ कीजिए कि मैं इस ट्राइंगल का एंगल के सामने वाली साइड लेता हूँ जो कि C, इसको डिवाइड करवाता हूँ, इसका रेशियो लेता हूँ B के साथ, C का रेशियो B के साथ, यानी कि जिस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है उसको, तो C का रेशियो B के साथ ये इस वाले ट्राइंगल के उन्हीं दो साइड्स के बराबर आएगा। यानी एंगल के सामने इसका E है, E, उसका रेशियो जिसके साथ ये एंगल बना रहा है F, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। कैसे बराबर? एंगल के सामने वाला CE, जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, BF, सही है। तो इस तरीके से ये दोनों बराबर आ गए। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, देख सकते हैं, दो ट्राइंगल है हमारे पास। यहाँ पे भी हम लोग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे लेंगे इस वाले ट्राइंगल का, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा? ये OPQ है। इन ट्राइंगल OPQ एंड कौन सा है? ABC, ट्राइंगल ABC, सही है। इन दोनों ट्राइंगल पे अब सबसे पहले इस OPQ, ये जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, इसको देखो कि एंगल के सामने वाला कौन सा है? एंगल के सामने वाला डेल्टा एस का रेशो एंगल जिस लाइन के साथ ये बना रहा है R, ये बराबर आएगा दूसरे ट्राइंगल के उन्हीं दोनों साइड्स के। कौन सा है? एंगल के सामने वाला इसका कौन सा है? डेल्टा V है। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा V डिवाइडेड बाय जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है जो कि V1 है, सही है। तो वही काम किया जो मैंने आपको ऊपर समझाया, वही काम हमने यहाँ पे किया, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, सही है। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे है चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज तो आता ही हमारे पास, चेंज जो आता है वो आता ही हमारे पास टाइम की वजह से, बगैर टाइम के चेंज आ नहीं सकता। और यहाँ पे तो हमें टाइम का कहीं फिगर ही नहीं दिख रहा, तो हमें टाइम को इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना भाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टाइम। इसको करने से पहले, इस वाले फैक्टर को करने से पहले हम लोग एक काम करेंगे कि इस V1 को उधर भेज देंगे, सही है। V1 को उधर भेजेंगे तभी हमें डेल्टा V खाली मिलेगा और तभी हम लोग उसे डिवाइड करवा सकते हैं, सही है। तो डेल्टा V खाली नहीं है, उसके नीचे V1 है, तो अभी हम लोग इसको डिवाइड नहीं करवा सकते, इसलिए हम V1 को उधर भेज देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, सही है। V1 को हमने उधर भेज दिया, V1 इधर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हम लोग ये वाला काम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे T डिवाइड करवाया,
यहाँ पे भी टी डिवाइड करवाएंगे, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा है, इसके नीचे आर है, तो आर को हम लोग उधर भेज देंगे, क्योंकि हमें जो है डेल्टा के साथ ही टाइम चाहिए, तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बनता है। तो डेल्टा एस के साथ हमें टाइम चाहिए, आर को v1 के साथ भेज देंगे, इधर हमारे पास डेल्टा v ओवर टी बचा। अब v1 जो है हमारे पास, v1 बराबर है v2 के, और v2 हमारे पास v के बराबर है। ये क्यों बोला मैंने, ये इसलिए बोला क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो सेम है 5 मीटर पर सेकंड, तो v1 और v2 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, v1 और v2 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है। हम दोनों को सिंगल फिज़िकल क्वांटिटी से डोनेट कर सकते हैं जो कि v, तो मैं v1 की जगह अब यहाँ पे क्या लिख दूँगा, v1 की जगह मैं सिर्फ v लिख दूँगा, सही है, इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर टी। अब हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर, ये वेलोसिटी के बराबर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये किसके बराबर, ये एक्सीलरेशन के बराबर, सही है। तो हम लोग इसकी जगह, इसको भी मैं एक काम करता हूँ, फाड़ ही लेता हूँ, सही है। तो अब हम इसकी जगह वेलोसिटी लिखेंगे और इसकी जगह एक्सीलरेशन लिखेंगे। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे v लिखा है इसकी जगह, और मल्टीप्लाई बाय v अपॉन r, तो एज इट इज़ वैसा ही रहा, इज इक्वल टू a डेल्टा v ओवर t की जगह एक्सीलरेशन, क्योंकि ये a के बराबर ही होता है। और हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो a c कर देंगे यहाँ पे, सही है। अब इस तरीके से देख सकते हैं ये दोनों v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू ए सी, ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक फार्मूला ड्राइव हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के 3 फार्मूले हैं, जिसमें से हमने ये पहला ड्राइव कर दिया। दूसरा फार्मूला है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, वो है r ओमेगा स्क्वायर। तीसरा फार्मूला हमारे पास 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के। तो तीनों को ड्राइव करते हैं, पहले तो हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। दूसरे की बारी आती है, तो हमारे पास देख सकते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन, हमने जो पढ़ा था लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि v बराबर होता है r ओमेगा के, v किसके बराबर होता है, r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसको हमने पढ़ा था। तो हम इसको मज़ीद ड्राइव करेंगे अगर, तो v स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, v किसके बराबर है, r ओमेगा के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, सही है। ये r से ये वाला स्क्वायर कटा, तो क्या बचा हमारे पास, a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला भी ड्राइव हो गया बिल्कुल आसानी से। तो 2 फार्मूले हमने ड्राइव कर लिए, लास्ट फार्मूला बचा हमारे पास जो कि 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर है, सही है। तो यहाँ पे अब r तो चेंज नहीं हो सकता, ओमेगा का अगर हमें कोई फार्मूला पता है, हाँ ओमेगा का एक फार्मूला है, ओमेगा का नहीं था, वो हमने टाइम पीरियड के लिए ड्राइव किया था, अगर आप लोगों को पता हो तो हमने टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, 2 पाई ओवर ओमेगा, सही है। ये हमने टाइम पीरियड के लिए ड्राइव किया था। अब यहाँ पे टाइम पीरियड तो है नहीं, यहाँ पे ओमेगा है, तो हमें ओमेगा के लिए इसको अरेंज करना होगा। ये डिवाइड हो रहा है, उधर चले के मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ये आ गया हमारे पास ओमेगा का फार्मूला। अब इसको इसके अंदर पुट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू आर, ये ओमेगा स्क्वायर है तो इन सब के ऊपर स्क्वायर आएगा, सही है। ओमेगा स्क्वायर है तो ये सब के ऊपर स्क्वायर आएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास, या 2 का स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा में स्क्वायर, ओमेगा की पूरी वैल्यू में स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, टी है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू है तो टी स्क्वायर
इस तरीके से हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं 4 पाई² r डिवाइडेड बाय t²। तो यहाँ पे हमने इसका तीसरा फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। तो देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फार्मूले हमने ड्राइव किए। सबसे पहला हमारे पास ये था AC=v² डिवाइडेड बाय r। दूसरा हमारे पास ये था AC=r⍵²। तीसरा हमारे पास AC=4 पाई² r t²। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।